गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने अभी तक पार्ट 3 जो है ब्रांच अकाउंटिंग का वो देख लिया होगा। तो आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट मेथड से। जो क्या करने वाले हैं, जो हेड ऑफिस जो अपना प्रॉफिट निकालेगा, किसका, ब्रांच का। क्यों निकालेगा भाई? क्योंकि ये ब्रांच जो है डिपेंडेंट है किस पे, हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट है। तो हम लोगों ने 3 मेथड देखा था जिससे जो है हेड ऑफिस कैलकुलेट करता ब्रांच का प्रॉफिट। वो 3 मेथड था, डेटर मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो जो पहला मेथड था हमारा डेटर मेथड, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मेथड था और ये बहुत आसान भी था। इसका बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया, कॉन्सेप्ट वाइज पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाय ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और पीएनएल बनाएंगे बाय फाइनल अकाउंट मेथड। फिर प्रॉफिट निकालेंगे किसका, ब्रांच का। उसके बाद अगर मौका मिलता है तो फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड भी देख लेंगे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट वाइज। क्योंकि बहुत बच्चा को हम देखे वो क्या करेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो है नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा, उसके पीछे का रीजन क्या मालूम ही नहीं है। तो हम लोग बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरली एकदम समझने का कोशिश करेंगे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, 11th क्लास में जो ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया, सेम वही ट्रेडिंग पीएनएल यहाँ पे भी बनेगा। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आओ देखते हैं कैसा था आपके 11th का ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा आपके 11th का ट्रेडिंग अकाउंट और ये रहा 11th का आपका पीएनएल अकाउंट। 11th का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो था आपका 11th क्लास का, उसमें क्या सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बात होता था और डायरेक्ट एक्सपेंस का बात होता था और किसी भी चीज़ का बात नहीं होता था। देखो, सबसे पहले हम लोग लिखते थे यहाँ पे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में क्या रहता था, ये रहता था हमारा स्टॉक। ठीक। फिर कोई स्टॉक परचेज करते थे तो टू परचेजेज, यहाँ स्टॉक आ जाता था। फिर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होता था तो वो यहाँ पे लिख देते थे टू डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे लिख देते थे। फिर जो सेल हो जाता था गुड्स तो उसको लिख देते थे यहाँ पे बाय सेल्स। मान लो कोई परचेज रिटर्न कर देते थे तो वहाँ पे क्या लिखते थे, बाय परचेज रिटर्न, बाय परचेज रिटर्न। और फिर साल के अंत में हमारे पास बचता था क्या, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस किसका, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। और फिर हमारा यहाँ पे निकल के आ जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर इस साइड में आता था कोई बैलेंसिंग फिगर तो टू ग्रॉस लॉस। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। बिल्कुल आसान था, सेम यही ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ भी बनने वाला है। और फिर इस पीएनएल में क्या जाता था, ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाता था। अगर ग्रॉस लॉस होता तो यहाँ पे आ जाता इस साइड टू ग्रॉस लॉस। ठीक। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को समझाएंगे आप लोग को, बस एकदम ध्यान देते जाओ। अभी बस एक माइंड में ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसा होता है ग्रो पीएनएल, कैसा होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे कोई एक्सपेंस होता था तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह हम लोग यहाँ पे लिखते थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे ही कोई सैलरी हो गया या फिर कोई मान लो कैरेज कैरेज वगैरह हो गया। उसके बाद कुछ भी आप कमीशन पे कर दिए वो यहाँ पे आ जाएगा, कमीशन पे कर दिए यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन लग गया प्लांट एंड मशीनरी पे, या फिर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लग गया वो यहाँ पे आ जाता था। फिर उसका इन दोनों का डिफरेंस जो होता था, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस, इन दोनों साइड का डिफरेंस इधर पे क्या हो जाता था, नेट प्रॉफिट हो जाता था। बैलेंसिंग फिगर हमारा अगर इस साइड में आ रहा तो बाय नेट लॉस। ये हम एक मोटा मोटी जो है ओवरव्यू है बस। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही क्यों आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं आता, इसके पीछे का रीजन क्या। ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस ही यहाँ पे क्यों आता है। हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में स्टॉक का, कितना स्टॉक परचेज किए, कितना सेल किए, कितना साल के शुरुआत में था, कितना साल के अंत में था। इसी से हम लोग अनुमान लगाते हैं किस चीज़ का, कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना होगा। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस को क्यों जो है ऐड कर दिया जाता है परचेज में, परचेज के कॉस्ट में, या फिर अलग तरीका से बोलोगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों इसको डाल दिया जाता है डेबिट साइड में।
तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लो एक फ्रिज परचेज किए हैं 10,000 रुपये का, अब उसको घर तक लाने में हमको लगा 500 रुपये, ठीक, घर तक लाने में उसको लगा हमको 500 रुपये। तो अब हमारे फ्रिज का कॉस्ट हो जाता है 10,500। ये 500 रुपया हम फ्रिज के कॉस्ट में ऐड क्यों किए? ये 500 रुपया हम फ्रिज के कॉस्ट में ऐड क्यों किए? क्योंकि ये 500 रुपया हमारा खर्चा होता ही नहीं अगर हम फ्रिज परचेज करते ही नहीं। अगर हमारा फ्रिज परचेज ही नहीं करते तो ये 500 रुपया हमारा जाता ही नहीं। क्योंकि ये हमारा 500 रुपया लगा ही इसलिए है क्योंकि हमने फ्रिज को परचेज किया है। तो वो खर्चा जो होता ही नहीं अगर हम कोई एसेट परचेज करते ही नहीं, वो खर्चा जो होता ही नहीं अगर हम कोई एसेट परचेज करते ही नहीं, तो वैसे खर्चा कहा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा कॉस्ट ऑफ एसेट में जुड़ जाएगा, यानी कि जो हम परचेज किए हैं 10,000 का फ्रिज, उसमें ये 500 रुपया जुड़ जाएगा तो 10,500 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से यहाँ पर जो हम परचेज किए हैं, मान लो 100 रुपया कोई चीज़ परचेज किए होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने का मतलब हुआ कि ये परचेज में हमने उसको ऐड कर दिया है, बस इसको अलग अलग लिख दिए हैं। इसका मतलब यही हुआ कि इस डायरेक्ट एक्सपेंस को हमने परचेज में ऐड कर दिया। और चूंकि हमारा 10,500 रुपया का फ्रिज है, अगर मान लो हम किसी को फ्रिज बेचेंगे तो 10,500 से ऊपर में ही बेचेंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ही हो गया है 10,500 रुपया। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। वैसे ये 11th क्लास का ये सारा टॉपिक है। फिर था ये हमारा P&L अकाउंट, ये एकदम मोटा मोटी जो है रफ मैंने आपको यहाँ पे करके दिया। अब आओ हम लोग के यहाँ क्या हो सकता है, जैसे गुड्स सेंट होता है लोड पे, ठीक, गुड्स सेंट किया है प्रॉफिट पे। जैसे हेड ऑफिस जो है ब्रांच को गुड्स दिया किस पे, 20% प्रॉफिट पे, तो उसका लोड जो है, लोड भी हम लोग को हटाना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग ब्रांच अकाउंट में भी हटाते थे। तो यहाँ पे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसका बस लोड हटा देना, जो प्रॉफिट है उसको हटा देना बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। फिर बाय पर फिर जो ये परचेज हुआ, ब्रांच जो अपने यहाँ परचेज को क्या लिख सकता है, टू गुड्स सेंट, या ठीक, यहाँ पे गुड्स सेंट के नाम से ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में ये परचेज जो है आता है। तो इसीलिए इसका जो यहाँ पे हटेगा लोड, तो बाय गुड्स सेंट इसका लोड हट जाएगा यहाँ पे। फिर इस साइड में लोड किसका हटेगा, ये जो परचेज रिटर्न है, यानी कि बाय गुड्स सेंट, अगर ब्रांच के टर्म में हम लोग देखें तो इसको लिखते थे ना उल्टा साइड में, बाय गुड्स सेंट, तो यहाँ पे इसका लोड हटा दो टू गुड्स सेंट, ठीक। फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो होगा उसका भी हटेगा लोड टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। उसके बाद हमारा जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आ जाएगा, जिसको हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बाद बाकी सारा चीज़ एकदम सेम होगा। आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। एकदम हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, 2 लेक्चर ज़्यादा लग जाए, हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट वाइज हर एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल लॉस वर्सेज एबनॉर्मल लॉस। एकदम ध्यान से देखना है इसको, इतना डिटेल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, बस आप लोग एकदम ध्यान से देखो, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज ये आपका क्लियर होने वाला। नॉर्मल लॉस क्या होता, नॉर्मल लॉस का मतलब जो बार बार होता है, जो लॉस बार बार होता है, जो बार बार होता है, जो बार बार होता है, दैट इज फ्रीक्वेंट नेचर का, ये फ्रीक्वेंटली होता है, फ्रीक्वेंटली, ठीक। चूँकि जो लॉस बार बार होता है उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता, कांट बी इंश्योर्ड, कांट बी इंश्योर्ड, इसका इंश्योरेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता इसका इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसा चीज़ का इंश्योरेंस करेगा ही नहीं जिसका बार बार लॉस होता, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा देता है ना, जितना बार लॉस होगा उतना बार इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देगा। अब लॉस बार बार हो रहा, बार बार इंश्योरेंस कंपनी अगर उसको पैसा देता रहा तो वो खुद कंगाल हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। इसीलिए जो नॉर्मल लॉस है इसका इंश्योरेंस नहीं होता, नहीं होता। तो फिर इट्स कॉस्ट कैन बी रिकवर फ्रॉम कस्टमर, तो इसका रिकवरी हम लोग कस्टमर से कर लेंगे। कैन बी, नॉर्मल लॉस का रिकवरी कहाँ से होगा, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, इसको हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं। आप देखो एबनॉर्मल लॉस के बारे में, एबनॉर्मल लॉस है जो बार बार नहीं होता,
जो बार बार नहीं होता, जैसे चोरी, चोरी बार बार होता है क्या? नहीं। लॉस बाय फायर बार बार होता है क्या? नहीं। जो बार बार नहीं होता वो है एबनॉर्मल लॉस, दैट इज नॉन फ्रीक्वेंट। ये क्या है? नॉन फ्रीक्वेंट। इसका इंश्योरेंस हो सकता है, कैन बी इंश्योर्ड, इसका इंश्योरेंस होगा, कैन बी इंश्योर्ड। और इसको आप कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, नॉर्मल लॉस को जो है रिकवर कर सकते हैं कस्टमर से, ऐसा क्यों है? और एबनॉर्मल लॉस को रिकवर नहीं कर सकते कस्टमर से, ऐसा क्यों? इसके पीछे का बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है, एकदम ध्यान से समझो। कोई अभी हम लोग टॉपिक वगैरह नहीं पढ़े, कोई ब्रांच अकाउंट नहीं पढ़े, ये बस नॉर्मल टॉपिक है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है कि क्यों जो है नॉर्मल लॉस को हम रिकवर कर लेते हैं कस्टमर से, जबकि एबनॉर्मल लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हैं। आइए इसका हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे। मान लो हमारे यहाँ इंडिया में एक पार्टिकुलर कोई कमोडिटी है एक्स, उसका जो है 5 रिटेलर है, 5 रिटेलर है जो एक्स में डील करता है। तो अब ये 5 रिटेलर जो है, यहाँ है यूएस, ये यूएसए से इस 5 रिटेलर ने क्या किया? सामान परचेज किया, ठीक। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक, मान लो ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से पानी के थ्रू जो है, सी के थ्रू जो है सामान यहाँ पे आता है। अच्छा, सामान जब सी के थ्रू यहाँ पे आता है ना, तो हमेशा एक चीज़ क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ यूनिट लॉस हो जाता है, कुछ ना कुछ यूनिट लॉस हो जाता है, हमेशा लॉस हो जाता है। मान लो एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि 5 यूनिट जो हमारा लॉस हो गया, 5 यूनिट लॉस हो जाता है। सब जितना भी रिटेलर है सबका 5-5 यूनिट जो है वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अब सारे रिटेलर ने 100 यूनिट ऑर्डर किया था, एक यूनिट का दाम था 10 रुपया, 100 यूनिट ईच, यानी कि रिटेलर ने ऑर्डर किया कितना? 100 यूनिट ईच एट द रेट ₹10, दैट इज ईच रिटेलर पेड, सारे रिटेलर ने कितना पे किया है? 1000 रुपया पे किया है, ठीक। ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो, ये रहा हमारा रिटेलर 1, ये रहा रिटेलर 2, ये रहा हमारा रिटेलर 3, 4 और रिटेलर 5। अब सारे ने कितना यूनिट ऑर्डर किया? यूनिट परचेज कितना किया सभी ने? 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 यूनिट, 100 और 100, सभी ने 100 यूनिट परचेज किया। अब जब गुड्स अमेरिका से, यूएसए से इंडिया आ रहा, तो 5 यूनिट जो है सभी का लॉस होता है। ये क्या नॉर्मल है, सभी को हो रहा है, ये 5 यूनिट का लॉस सभी को हो रहा। तो यूनिट लॉस्ट, नॉर्मल लॉस कितना हुआ? नॉर्मल लॉस हुआ 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, ठीक। तो अब इन लोगों के पास कितना यूनिट पहुंचा है? अब इन लोगों के पास पहुंचा है 95 यूनिट, 95 यूनिट, 95 यूनिट, 95, 95। अब इस 95 यूनिट के लिए इन लोगों ने पे कितना किया है? इसका परचेज प्राइस कितना होगा? परचेज प्राइस ऑफ 95 यूनिट्स। परचेज प्राइस क्या मतलब? इसने कितना पे किया? इसने, इन सभी ने तो 1,000 रुपये पे किया, 1,000 रुपया पे किया, सब 1,000 रुपया पे किया है। ध्यान से, एकदम ध्यान से समझो, थोड़ा भी कंसंट्रेशन बिगड़ा कुछ भी फिर सब जीरो हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। सब ने 1,000 रुपये जो है पे किया। तो अब यहाँ देखने वाला बात है, चूँकि कॉस्ट जो है 95 यूनिट का कितना है? वो है ₹1000, ठीक। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? तो यहाँ पे हमारा एक यूनिट का कॉस्ट जो है एक यूनिट का कितना होगा? 1000 बाय 95, 10.95
52, 10.52, 10.52 ये एक यूनिट का कॉस्ट पड़ा। अच्छा हम तो 10 रुपये ही खरीद रहे थे, तो ये 10.52 कैसे पड़ गया हमारा कॉस्ट? चूँकि हमने 0.52 जो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ था उसको इंक्लूड कर दिया है कॉस्ट में ही। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम, 1000 रुपये मैंने लिखे हैं 95 का कॉस्ट। मैंने 50 रुपया माइनस नहीं किया। वो जो 5 यूनिट लॉस हुआ था उस 5 यूनिट का कॉस्ट कितना था? 50 को मैंने यहाँ 1000 से माइनस नहीं किया, यानी कि उसका कॉस्ट भी, वो 5 यूनिट का कॉस्ट भी इसमें, इस कॉस्ट में इंक्लूडेड है। तो इसीलिए यहाँ पे आया 10.52। एक यूनिट का दाम कितना आया? 10.52। अब ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ पे, अरे यार, एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, इसको बार बार हर जगह पे नहीं बताया जाएगा। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट कितना पड़ा? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10.52, 10.52, 10.52, सभी को कितना पड़ा? 10.52। अब मान लो ये सारा लोग 10 से 8% जो प्रॉफिट लगभग रखता, तो इन सभी का प्रॉफिट मान लो ये सब रखता है 10 से 8%, मान लो 1 रुपया सबका प्रॉफिट है, 1 रुपया सब ने प्रॉफिट रखा, तो सभी का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना सभी का? 11.5 के लगभग, 11.52, 11.52, 11.52, 11.52 और 11.52, सभी का अब सेलिंग प्राइस क्या? 11.52। अच्छा मान लो अगर ये रिटेलर 5 जो है, ये जो हमारा रिटेलर 5 है, ये 2 रुपया मार्जिन रखता है, ये 2 रुपया मार्जिन रखता है, तो इसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 12.52। सब बेच रहा है 11.5 में और रिटेलर 5 बेचेगा 12.5 में, तो क्या लगता है आप लोग को रिटेलर 5 के पास कोई कस्टमर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वो हर जगह मिल रहा है 11.5 में और ये बेच रहा है 12.5 में, तो लोग क्यों जाएगा उसके पास? 11.5 वाले के पास सही खरीदेगा। इसीलिए जो है रिटेलर 5 अपना मार्जिन को बढ़ा नहीं सकता है, उसका अपना प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि बगल वाला उससे कम दाम में बेचेगा तो सब लोग बगल वाले के पास ही जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बगल वाला अपना प्रॉफिट, रिटेलर 5 अपना प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ाएगा। तो अब देखो, अब ध्यान से, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब मान लो रिटेलर 5 का 5 यूनिट चोरी हो गया, चोरी हो गया, ठीक, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। 5 यूनिट क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस, ठीक। अब रिटेलर 5 के पास कितना यूनिट बचा? 90 यूनिट। तो 90 यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है उसको? 90 यूनिट का कॉस्ट वो ले रहा पूरा एक। अब ये सोच रहा है कि हम जो है इस 5 यूनिट का भी जो कॉस्ट है इसको भी हम रिकवर कर ले कस्टमर से ही, ठीक, रिकवर करेगा कस्टमर से, तो ये 90 यूनिट का कॉस्ट अब कितना बनाएगा? 1000। इसमें से 50 रुपया घटा नहीं रहा, 5 यूनिट जो उसका लॉस हुआ है तो उसका 50 रुपया उसको 1000 में से घटा देना चाहिए, उसको ये घटा नहीं रहा। घटा नहीं रहा क्यों? क्योंकि ये चाह रहा कि इसको भी ये क्या करे, कस्टमर से वसूल ले। तो अब ये 90 यूनिट का कॉस्ट कर दिया है 1000 रुपया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 90 यूनिट का कॉस्ट कर दिया 1 रुपया, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ा इसको? 1 यूनिट का कॉस्ट 11.11। ये सिर्फ कॉस्ट पड़ा 1 यूनिट का। अब मान लो सब 1-1 रुपया मार्जिन रख रहा, रिटेलर 1 से लेकर रिटेलर 4 तक 1-1 रुपया मार्जिन रख रहा, तो ये भी तो जरूरी मार्जिन रखेगा। कॉस्ट पर तो कोई भी आदमी सामान बेचता ही नहीं है, तो इसने मार्जिन रखा 1 रुपया, इसने मार्जिन रखा अपना, यानी कि प्रॉफिट रखा 1 रुपया। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 12.11, 12.11। अब जितना भी रिटेलर है, रिटेलर 1, 2, 3, 4, ये अपना सामान बेच रहा है 11.5 में, और जो रिटेलर 5 है ये अपना सामान बेच रहा है 12.5 रुपया में। ये कितना में बेच रहा है? 12.5 रुपया में। तो क्या कोई भी कस्टमर इससे अपना सामान खरीदेगा रिटेलर 5 से? नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी कस्टमर उसको 11.5 रुपया में वही सब सामान रिटेलर 1 से लेकर रिटेलर 4 के पास मिल जाएगा। तो ये रिटेलर 5 से वही सामान को 12.5 रुपया, यानी कि ज़्यादा पैसा देकर क्यों खरीदेगा? कोई लॉजिक ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि आप जो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट है ना, इसीलिए कहा गया
कि जो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट है उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में। हेंस एबनॉर्मल लॉस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज, उसको आप परचेज में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो यहाँ बैलेंस बीडी होता है, फिर यहाँ पे होता है परचेज, ठीक। फिर यहाँ से हम लोग निकाल देते क्या, एबनॉर्मल लॉस। क्यों निकाले एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि देखो परचेज जो है इसमें नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल दोनों लॉस मिला हुआ। ये जो हमारा 1000 रुपया कॉस्ट है ये वाला, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों लॉस जो है मिला हुआ। तो ये परचेज में चूंकि जो है एबनॉर्मल लॉस नहीं आना चाहिए। परचेज अगर बोले या फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बोले बात सेम ही पड़ेगा, परचेज बोल लो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बोल लो, इसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस नहीं आना चाहिए। इसीलिए एबनॉर्मल लॉस को यहाँ से निकालने के लिए, चूंकि परचेज में अभी क्या है, ये इंक्लूडेड है, परचेज डेबिट साइड में है, इसीलिए हम एबनॉर्मल लॉस को बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एबनॉर्मल लॉस को बाहर निकालने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। और फिर ये एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाएगा, ये एबनॉर्मल लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चूंकि ये वहीं का आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो ये एबनॉर्मल लॉस हुआ है ये रिटेलर 5 का अपना जेब से गया हुआ लॉस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई होप आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइव करो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम ये बोले कि जब ब्रांच अकाउंट बनता है, जब ब्रांच अकाउंट बनता है, ठीक, जब बना हमारा ब्रांच अकाउंट, तो इसमें बैलेंस बीडी था स्टॉक का, हमारा ब्रांच का क्या, स्टॉक अकाउंट, सॉरी ब्रांच का क्या, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक का बैलेंस बीडी था, फिर टू गुड्स सेंट यहाँ पे होता है, गुड्स सेंट बोलो यही एक तरह से मान लो परचेज ही किया ब्रांच, ठीक, गुड सेंट होता। तो मैंने कहा यहाँ जो है ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में यहाँ एबनॉर्मल लॉस भी आएगा और बाय नॉर्मल लॉस भी आएगा। हमारा एबनॉर्मल लॉस तो आएगा ही और यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी आएगा। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बताया कि एबनॉर्मल लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम लोग जो है यहाँ पे बाय नॉर्मल लॉस नहीं लिखने वाले हैं। यार ये फिर से लैग करने लगा, 1 मिनट भाई, चलो सही हो गया। यहाँ पे हम लोग जो है, आप लोग ध्यान दिए, यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी हुआ था हमारा यहाँ पे, लेकिन हम लोग बाय नॉर्मल लॉस नहीं लिखे, बाय नॉर्मल लॉस नहीं लिखे। क्यों, ये इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये हम लोग रिकवर कर रहे हैं कस्टमर से, परचेज में इंक्लूड किए हम लोग। अगर इसको हम क्रेडिट कर देंगे नॉर्मल लॉस को, मतलब इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल रहे हैं, और हमको यही तो नहीं करना, क्योंकि हमको नॉर्मल लॉस जो है ये रिकवर करना कस्टमर से, इसीलिए परचेज में हम इंक्लूड रहने देंगे इसको। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब चलो ब्रांच के स्टॉक अकाउंट पे, ब्रांच ने यहाँ बैलेंस बीडी लिखा, फिर यहाँ पे आ गया ब्रांच का गुड सेंट अकाउंट। अब यहाँ पे ब्रांच के अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस भी आता है और फिर यहाँ पे नॉर्मल लॉस भी आता है। बाय नॉर्मल लॉस होगा तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा नॉर्मल लॉस यहाँ पे क्यों आया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट है ये कोई हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ध्यान दो, यहाँ पे हम बस ब्रांच का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं, वो भी सही सही, कितना ब्रांच को भेजे थे, कितना उसका ओपनिंग बैलेंस था और कितना ब्रांच के यहाँ लॉस हो गया, ये सारा चीज़ जो है हम वहाँ पे देख रहे हैं, ताकि हमारा सही सही निकल के आ जाए कि ब्रांच के यहाँ कितना हमारा सरप्लस है या फिर कितना लॉस में है, वो सही सही हमको कैलकुलेट करना। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों को लिखा जाता है। अच्छा फिर मैंने बताया कि जो ब्रांच अकाउंट है, जो ब्रांच अकाउंट होता है इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई ये ब्रांच अकाउंट है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये हमारा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है ब्रांच के स्टॉक का नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस का बात ब्रांच अकाउंट में नहीं करते हैं। तो हमारा क्रक्स क्या निकला, तो हमारा क्रक्स ये निकला, यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस को कर दो क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस को कर दो क्रेडिट,
नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, फिर मेरा एक और क्वेश्चन है, अगर गुड्स आपने आईपी पर भेजा, अगर गुड्स आपने आईपी पर भेजा और वो आईपी वाले गुड्स का जो है लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो है आईपी वाले गुड्स का क्या हुआ, हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है यहाँ पे हमारा देखो देखो कहीं ना कहीं बनाए होंगे, यहाँ इधर, यहाँ ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ कौन से गुड्स का, जो आईपी पर भेजे थे। तो इस केस में क्या करना, जो एबनॉर्मल लॉस का, मान लो अगर हमारा 20,000 का गुड्स लॉस हुआ, 1/4 ऑफ सेल हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो है 2 एबनॉर्मल लॉस लिख देंगे, 2 एबनॉर्मल लॉस, इसका लोड भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ही घटा देंगे, कितना, 5,000, ठीक। और फिर जो इसका कॉस्ट है, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट अब पीएनएल में कितना जाएगा, ठीक। अब पीएनएल में कितना जाएगा, अगर जो पीएनएल बनाते हैं मान लो हम यहाँ पे, इसमें बस इसका कॉस्ट जाएगा टू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 15,000, ये बस जाएगा पीएनएल में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए इसको हम लोग क्रक्स में भी लिख देते हैं, इफ गुड सेंट एट आईपी देन एंड एबनॉर्मल लॉस हैपन, एंड एबनॉर्मल लॉस हैपन, और एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, लोड जो है, लोड ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसको कर दो क्या, डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट कर दो कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में। और जो कॉस्ट है एबनॉर्मल लॉस का, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, उसको डेबिट कर देना कहाँ पे, आपको पीएनएल अकाउंट में। ये था क्रक्स, इसके पीछे का क्या रीजन है सब मैंने आपको ऊपर समझा दिया। फिर आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में यहाँ पे हम क्रेडिट करेंगे किसको, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, सभी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट। फिर आया ब्रांच अकाउंट, फिर आया हमारा क्या, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट में हमने कहा नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, नो ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस। अभी तक हमने जो भी करा, अगर इसका एक क्वेश्चन हो जाए तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं और सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। आओ अब करते हैं हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन हमने पहले किया था, पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में हमने किया था बहुत सारा क्वेश्चन। और आज हम लोग जो है करने वाले हैं कौन सा टेंट, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो अभी हम लोग करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। चलो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है फाइनल अकाउंट मेथड से तो करेंगे ही, इसका जो है डेटर मेथड से भी करेंगे, यानी कि ब्रांच अकाउंट भी इसका बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि इसी क्वेश्चन में जो है हम लोग स्टॉक एंड डेटर मेथड से भी बना ले। ये सारा मेथड जो भी बता रहे हैं, जो भी अकाउंट बनेगा, ये पहले हम लोग बना चुके हैं। समझो कि सारा चीज़ हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। बस कुछ नहीं, फिर से वही स्टॉक एंड डेटर में क्या बनेगा, स्टॉक अकाउंट बनेगा, डेटर अकाउंट बनेगा, और सिर्फ एक अलग अकाउंट बनेगा जो होगा ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। वो तो और ज़्यादा आसान है, वो तो सबसे आसान है वो अकाउंट। तो आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आयान लिमिटेड, आयान लिमिटेड, ये देखो मई 2018 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखो 10 नंबर में पूछा गया है। आयान लिमिटेड इनवॉइसेज गुड्स टू इट ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 इंटू 1/3%। इसका मतलब हुआ 33, ये देखो 33/1/3%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 कैसे हुआ, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये फ्रैक्शन है भाई। ते अब इसको ही बताना पड़ेगा क्या ये फ्रैक्शन है यार।
चलो इसको कर, क्या तुम लोग देखो, 33 को गुना करो 3 से, कितना हुआ, 33 दिया 99, उसमें एक ऐड कर दो ये 1, कितना हो गया 100। तो 100/3%, 100/3%। अब 100/3% का मतलब क्या हुआ, 100/3% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड कर दिया इसको, 100 100 कट गया, क्या बचा 1/3। क्या यार तुम लोग भी, तो ये 1/3 ऑफ क्या कॉस्ट है, मतलब 1/4 ऑफ क्या हुआ हमारा सेल, 1/4 ऑफ सेल। अब समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ये सब फ्रैक्शन 3 4 क्लास का चीज़ है यार। चलो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेसिकली बात कर रहा है स्टॉक एंड डेटर मेथड का, लेकिन हम देखो वो जो 3 मेथड बताए थे ना, डेटर मेथड से बनाओ, फाइनल अकाउंट मेथड से बनाए, या फिर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड से बनाए, प्रॉफिट तीनों केस में सेम ही आने वाला है। अगर सेम नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गड़बड़ किए हैं, आप लोग गड़बड़ किए हैं। तीनों मेथड से प्रॉफिट हमेशा सेम ही आएगा, इसीलिए हम इसको तीनों मेथड से बनाएंगे ताकि पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आओ सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं फाइनल अकाउंट मेथड से। तो चलो और आगे का पढ़ लेते हैं। यहाँ वही स्टॉक एट कमेंसमेंट, यानी कि साल के शुरुआत में स्टॉक दिया हुआ हमारा, स्टॉक एट क्लोज यानी कि क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ स्टॉक का। ध्यान से ये वाला लाइन देखो, गुड्स सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर इनवॉइस प्राइस पे भेजे हैं, ठीक, कितना का 24 लाख का। और क्या बोल रहा है, 24 लाख में 48,000 का जो गुड्स है जो ब्रांच को भेजे हैं, जो 31 मार्च तक रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। मतलब 48,000 का गुड्स अभी भी क्या है, इन ट्रांजिट है। 48,000 का गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है। मतलब ये जो 2,88,000 है ना, इसमें ऐड होगा 48,000, क्लोजिंग बैलेंस में ये ऐड हो जाएगा, समझा। ये पहले वाला, पहले तो ढेर सारा ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर रिटर्न हो गया गुड्स, हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया गुड्स। फिर क्रेडिट सेल किया ब्रांच, इनवॉइस वैल्यू है, अच्छा इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफर्ड, पिलफर्ड मतलब चोरी, चोरी हो गया यानी कि एबनॉर्मल लॉस। फिर बताया है कि नॉर्मल लॉस हुआ कहाँ, ब्रांच पे, ड्यू टू वेस्टेज एंड डिटोरियोरेशन ऑफ स्टॉक, कैश सेल हुआ ब्रांच में। अच्छा ये क्रेडिट सेल जो हुआ इसके बारे में तो दिया ही नहीं कि कलेक्शन से डेटर से कलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, तो ये मान के चलेंगे कि सारा पैसा कलेक्ट हो गया और सारा पैसा इसने रेमिट कर दिया, कि इसको हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया है। तो आइए हम लोग अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। चलो अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5। तो हमने क्या पहले कहा बाय फाइनल अकाउंट मेथड, पहले हम लोग बनाएंगे इसको बाय फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड में दो चीज़ बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा हमारा ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच का पहले बना ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनेगा ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलो अब बस क्वेश्चन पढ़ेंगे और बस कुछ नहीं, जो डेटा जहाँ का जाने वाला वहाँ लिख दो, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो जो डाटा जहाँ होगा वहीं लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, ये सारा डेटा उठा के बस लिखते जाना और कुछ नहीं करना। ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, टू बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ये सब है IP पे 3,60,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय बैलेंस CD कितना, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है देखो 2,88,000 तो है ही, 2,88,000 तो है ही यहाँ पे। और बाय स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रांजिट कितना है 48,000, जो अभी तक पहुँचा
नहीं है, वो भी यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में आ जाएगा। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा जब पहुँचा ही नहीं तो? भाई पहुँच जाएगा यार, इसीलिए उसको लिखे हैं स्टॉक इन ट्रांजिट। खो भी तो सकता है, अगर हेरा तो रास्ता में चोरी भी तो हो सकता है 48,000 का। नहीं, यहाँ पे हमारा बेस्ट एजम्पशन यही रहता है कि ये पहुँच जाएगा, इसीलिए हम इसको स्टॉक इन ट्रांजिट में लिख देते हैं। तो अब अगला पहुँचते हैं टू गुड्स सेंट। गुड्स हमने सेंड किया कितने का? टू गुड्स सेंट, यानी कि एक तरह समझो ना, ये ब्रांच जो है ये परचेज किया, उसी का दूसरा नाम यहाँ पे लिखा है ये गुड्स सेंट। कितना? 24 लाख। रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को 1,20,000 का बाय गुड्स सेंट। उल्टा साइड में लिख दो क्योंकि ये रिटर्न है। कितना? 1,20,000 का क्रेडिट सेल हुआ है ब्रांच पे, कुछ नहीं बोला, बस यहाँ पे बाय सेल्स लिख दो। यहाँ पे कुछ क्रेडिट सेल हुआ है, कुछ कैश सेल हुआ है। अभी बोल रहा क्रेडिट सेल हुआ कितना? 1,20,000। बस लाइन बाय लाइन हम लोग बस लिखते जा रहे हैं। इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफर्ड, चोरी हो गया है। कितना का गुड्स? 24,000 का। क्या है? एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय एबनॉर्मल लॉस। कितना का? 24,000 का। फिर बोल रहा नॉर्मल लॉस हैपेंड एट ब्रांच। तुम लोग भी देख लो क्वेश्चन यहाँ पे, ध्यान से देखो। गुड्स तो पिलफर्ड हुआ ही था, फिर बोला नॉर्मल लॉस। अब बताओ नॉर्मल लॉस क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय नॉर्मल लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिए बाय नॉर्मल लॉस। कितना का है? कितना का है? 36,000 का। 36,000 का ये नहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, नॉर्मल लॉस नहीं आता है बिल्कुल, ये ध्यान से निकलना नहीं चाहिए। अगर आपने लिख दिया यहाँ पर तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो गलत हो जाएगा, इसीलिए मैंने करक्स भी अलग से लिखवा दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो करक्स को बिल्कुल रट लेना है, कोई कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में जाओगे, अगर ये रटा हुआ नहीं है करक्स, दूसरा बच्चा रट के जाएगा, दूसरा बच्चा का सवाल सही हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपने ऊपर मेहरबानी करें और जो करक्स लिखा हुआ है उस करक्स को एकदम रट लें, एकदम वाइज हो जाना, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जो भी बच्चा होगा सब रट के ही जाएगा भाई, तो आपको भी रट लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एबनॉर्मल लॉस आएगा, नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रख लेना। अब नॉर्मल लॉस लिख दिए हम लोग, अब नॉर्मल लॉस लिख दिए। अब है कैश सेल, लास्ट में बचा क्या हमारा? कैश सेल 21,60,000। 21,60,000। अब सारा फिगर जो जहाँ जाने का था वो सारा फिगर अपने रिस्पेक्टिव जगह पे चला गया। अब क्या बचा? अब बस लोड बचा, लोड हटा दो। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय गुड्स सेंट का, बाय गुड्स सेंट कितना लोड था? 1/3 ऑफ कॉस्ट था, तो 1/4 ऑफ सेल। तो ओपनिंग स्टॉक का कितना हमारा? 3,60,000, इसका 1/4 होगा 90,000। गुड्स सेंट 24 लाख का, इसका हमारा लोड होगा 6 लाख। ठीक, अब इस साइड में आ जाओ। इस साइड में हमारा गुड्स जो रिटर्न हुआ था उसका लोड हटा दो। टू गुड्स सेंट कितने कहा? 1,20,000 का, 4 से भगा दोगे ये होगा 30,000। अब और एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस जो है इसका क्या कहा था मैंने, ध्यान दो, एबनॉर्मल लॉस का लोड यहाँ से हटाना। टू एबनॉर्मल लॉस कितना? 24,000 का 1/4 यानी कि 6,000। अच्छा, अब इसका कॉस्ट है 18,000, क्योंकि 24,000 में 6,000 तो लोड है, इसका कॉस्ट कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पीएनएल में। टू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना? 18,000, ये चला जाएगा पीएनएल में। करक्स में सब लिखवा दिया मैंने, ऊपर में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया, नीचे करक्स में लिखवा दिया। अब क्या बचा हमारा? ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया हमारा? 2,88,000, इसमें प्लस कर दो 48,000, ये हो गया हमारा 3,36,000, इसका 1/4 कितना होगा? ये होगा हमारा 84,000। कुछ नहीं, बस डेटा उठा के लिखते गए, कॉन्सेप्ट क्लियर था, जो डेटा जहाँ जाने का था वहाँ चला गया, बस देखो एकदम आराम से आंसर निकलेगा,
कोई भी दिक्कत नहीं होगा आंसर में। देखो यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना होगा उसको कैलकुलेट करो। आप लोग भी कैलकुलेटर लेके बैठा करो, बार बार मैं बोलता हूँ आप लोग कैलकुलेटर लेके बैठते ही नहीं हो यार। कैलकुलेटर लेके बैठा करें आप लोग। 24,000, 90,000, 6,00,000, 288 प्लस 48,000, अब इधर से कर दो 3,60,000 माइनस, फिर 24 लाख माइनस, फिर 30,000 माइनस, माइनस 84,000। ये आ रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 5,70,000, 5,70,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा 5,70,000। तो हमारा नेट प्रॉफिट, चूँकि अब कोई भी एक्सपेंस वगैरह डिप्रिसिएशन वगैरह क्वेश्चन में है ही नहीं, जो डेटा जितना था सारा हमने लिख दिया है। तो बस अब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना है हमारा, माइनस कर दो 18,000, 5,52,000। ये था हमारा नेट प्रॉफिट जो है निकल के आ गया। बस अब इसको हम लोग करेंगे बाय डेटर मेथड। उसमें भी हमारा प्रॉफिट बिल्कुल सेम आना चाहिए। और डेटर मेथड में हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना। अब हम लोग सॉल्यूशन नंबर 5 कर रहे हैं। कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मोटो क्या, कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट फिर प्रैक्टिस, इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर 5 को हम लोग करते हैं अब बाय डेटर्स मेथड। बाय डेटर्स मेथड, डेटर मेथड में कौन सा मेन अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट बनता है। तो आओ हम लोग अब करते हैं ब्रांच अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट। बस वही पहले भी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं ब्रांच अकाउंट पे हम लोग। तो यहाँ पे आ गया हमारा टू बैलेंस BD, सिर्फ स्टॉक ही दिया हुआ हमारा ओपनिंग बैलेंस में, इसीलिए सिर्फ स्टॉक ही लिखेंगे। कितना है, 3,60,000। और क्लोजिंग बैलेंस का सिर्फ स्टॉक ही दिया हुआ, बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक है हमारा कितना, 2,88,000। फिर हमारा स्टॉक इन ट्रांजिट भी है कितना, 48,000, है कि नहीं। अब चलो अगला क्या था, रिटर्न कर दिए हम गुड्स हेड ऑफिस को। सबसे पहले यहाँ पे टू गुड्स सेंट हुआ कितना, 24 लाख। हम लोग ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ध्यान देना। सारे का जर्नल भी मैंने डेटर मेथड जब बताया था तो उससे पहले मैंने जर्नल भी करके बताया था पार्ट 2 में, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, ये सारा चीज़ का सोर्स क्या है। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे पार्ट 2 को। तो चलिए और आगे की ओर चलते हैं। तो अब गुड्स क्या कर दिया है, रिटर्न। तो यहाँ पे लिखेगा बाय गुड्स सेंट, कितने का रिटर्न किया है, 1,20,000। अब जो वहाँ ब्रांच बेचेगा उसको पैसा को क्या कर देगा, रेमिट, बाय रेमिटेंस लिखेगा यहाँ पे हेड ऑफिस अपने बुक में कितना, जो कैश सेल हुआ वो पूरा, जो क्रेडिट सेल हुआ वो पूरा। तो यहाँ पे क्रेडिट सेल कितना हुआ था ब्रांच पे, 1,20,000 का। कैश सेल कितना हुआ था ब्रांच पे, 21,60,000 का। अब चलो आगे देखते हैं। गुड्स चोरी हो गया, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हो गया, और फिर बोले कुछ गुड्स नॉर्मल लॉस हो गया, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, करक्स में देखते हैं, करक्स में देखते हैं। बस अब कुछ नहीं, अब एक ही उपाय बचा। करक्स में क्या है, करक्स क्या था हमारा वो देख लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। अरे यार ये टाइम पे मिलता नहीं है, इसीलिए गुस्सा उड़ जाता। ये देखो यहाँ पे करक्स हमने लिखा था, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना। यहाँ पे करक्स देखो, हम लोग जब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, तो उसमें क्या करना है, इन ब्रांच अकाउंट नो ट्रीटमेंट, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। बाय डेटर मेथड यहाँ कर रहे हैं, क्या यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखाएगा, क्या यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस लिखाएगा, बिल्कुल नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, उसका कोई भी ट्रीटमेंट होने वाला नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
तो चलो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के अलावा अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस अब बस लोड हटा देना, कुछ नहीं करना। बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, इसका कितना हो जाएगा लोड, 90,000। बाय गुड सेंट, इसका लोड कितना हो गया, 6 लाख। अब इस साइड में आ जाओ, टू गुड सेंट कितना, 30,000। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आया था हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, यहाँ देखो 84,000 था हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, यहाँ लिख दो 84,000। क्या और कुछ बचा क्या, बस सारा डेटा जो जहाँ जाने का था सारा लिख दिया, जो भी लोड था वो हटा दिया। मतलब क्वेश्चन को कंप्लीट हमने हर जगह जो भी एंट्री जहाँ जाने का था सारा उसके जगह पे पहुँचा दिया। अब जो डिफरेंस होगा अगर इस साइड में आएगा तो वो हमारा सरप्लस होगा, यानी कि टू नेट प्रॉफिट होगा। बस अब यहाँ इसमें नेट प्रॉफिट ही निकलता। इस नेट प्रॉफिट को क्या किया जाता है, बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हेड ऑफिस के पीएनएल में। ठीक, तो कितना आया हमारा नेट प्रॉफिट, चलो इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, जल्दी 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 सब लोग कैलकुलेट करो इसको। 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 6 लाख प्लस 2,88,000 प्लस करो इसमें 48,000, इधर से माइनस करते चलो, 3,60,000 माइनस 24 लाख माइनस 30,000 माइनस। आप लोग भी करो भाई, कैलकुलेशन में बहुत बार मिस्टेक होता है। देखो अब इसका नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5,52,000, 5,52,000। देखो डेटर मेथड से भी किए तो 5,52,000 प्रॉफिट आया। उसके बाद फाइनल अकाउंट मेथड से भी किए तो 5,52,000 नेट प्रॉफिट आया। तो हम लोगों ने क्या देखा, चाहे डेटर मेथड से करो चाहे फाइनल अकाउंट मेथड से करो, प्रॉफिट हमेशा सेम ही आने वाला है। अब आप लोग को क्रिस्टल क्लियर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्यों ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, क्यों नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है, ये सब ट्रीटमेंट आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन जो है 10 नंबर का पूछा गया था एग्जाम में, इसीलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। देखो यहाँ 10 नंबर में पूछा गया था, मई में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है, मई 2018 में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब लगे हाथ एक और अकाउंट भी बना लेते हैं हम लोग, एक और मेथड भी देख लेते हैं। क्या, तीसरा मेथड जो था हमारा, कुछ नहीं, ये पहले ब्रांच का डेटर अकाउंट बनाए हैं सेम है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाए हैं सेम है, बस अलग अकाउंट है ब्रांच एडजस्टमेंट, कुछ नहीं है, बस जो वही लोड था ना बस उसको स्टॉक अकाउंट में नहीं लिख के इसमें लिख देते हैं। आओ देखते हैं तीसरा मेथड हमारा कौन सा था, स्टॉक एंड डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसमें मेनली 3 अकाउंट, कौन कौन सा अकाउंट बनाता है इसमें, मेन अकाउंट इसमें कौन कौन सा बनता है, इसका मेन अकाउंट है ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, नाम में ही 2 अकाउंट छुपा हुआ है स्टॉक और डेटर, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का डेटर अकाउंट, फिर ब्रांच का एक आएगा हमारा एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक बन जाएगा ब्रांच का पीएनएल अकाउंट। ब्रांच का पीएनएल अकाउंट सबसे आसान हमको यही लगता, और बहुत बच्चा को सबसे भारी यही लगता, कुछ भी नहीं है। अब सब चीज़ हम लोग सीख गए हैं, सब चीज़ सीख गए हैं, बस एक बार ध्यान से बस देख लो, देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इसमें। सो आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को बनाते हैं हम लोग। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, सर क्वेश्चन नंबर 5 बाय फाइनल, सॉरी दोस्त, सॉरी माफ़ करना, बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड, बाय स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो इसमें सबसे पहला अकाउंट हमारा क्या आएगा, सबसे पहला अकाउंट आएगा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कुछ नहीं, जो जहाँ जाने वाला है सबको अपने रिस्पेक्टिव जगह पे भेज देंगे। फिर आएगा यहाँ पे ब्रांच का डेटर अकाउंट। अच्छा इस क्वेश्चन में एक बात बताऊं, डेटर अकाउंट बनाने का ज़रूरत ही
नहीं है। क्यों? उसका रीज़न आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं ऐसे पहले अभी दिमाग पर झटका भी तो लगना चाहिए, मैं बना के देता हूँ, बाद में खुद ही आपको पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। और वैसे भी देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या, देखते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा है क्या बनाने के लिए। क्वेश्चन का हमारा ये रहा क्वेश्चन, हम लोग को क्या बनाना है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाना, फिर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ठीक, आओ आओ बना के देखते हैं बहुत जल्दी। अब बस ख़त्म ही हो गया, ब्रांच का डेटर अकाउंट, और ये रहा हमारा ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ब्रांच का डेटर अकाउंट और इसको बनाएंगे ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे नीचे बनाते हैं, क्योंकि ये पूछा भी नहीं है तो इसीलिए इसको यहाँ पे बना के देखेंगे। ब्रांच का डेटर अकाउंट यहाँ बनाएंगे। ठीक, वर्किंग नोट में बस हम लोग बनाते हैं सेवा भाव से, सेवा भाव कह लो, सेवा कर देंगे बस आपकी हम डेटर अकाउंट बना के। और ये रहा ब्रांच का P&L अकाउंट, ये रहा हमारा ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल ध्यान से देखो, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, जो हड़बड़ाएगा उसका कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो ब्रांच के स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस कितना, 3,60,000 का। ठीक, अब क्लोजिंग कितना, बाय बैलेंस CD 2,88,000, बाय स्टॉक इन ट्रांजिट कितना हमारा 48,000। अब गुड्स सेंट कितना हमारा 24 लाख। और फिर गुड्स रिटर्न हो गया कितना, 1,20,000। क्रेडिट सेल हुआ, बाय सेल लिखो यहाँ पे, जिसमें क्रेडिट भी है और क्या हमारा कैश सेल भी है। क्रेडिट सेल कितना का हुआ, 1,20,000 का। कैश सेल कितना हुआ, 21,60,000 का। और देखो पिलफर्ड जो हो गया, यानी कि बाय एबनॉर्मल लॉस भी हमारा यहाँ पे बाय, ध्यान दो यहाँ पे हमारा बाय एबनॉर्मल लॉस। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में करक्स याद करो, एबनॉर्मल लॉस भी आएगा, नॉर्मल लॉस भी आएगा, दोनों लॉस यहाँ पे आने वाला। बाय एबनॉर्मल लॉस ये भी आएगा, बाय नॉर्मल लॉस ये भी आएगा यहाँ पे। तो एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना है, 24,000, और नॉर्मल लॉस कितना हमारा 36,000। सारा फिगर उसके रिस्पेक्टेड जगह पे हमने लिख दिया है। अब इसका लोड भी तो घटाना होता है। जब जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट घट बनेगा उसका लोड वहीं उसी अकाउंट में जाएगा। जो ये ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, ये एक तरह से मान लो हम सपना देखते हैं, ऐसे होता है ना, जैसे यहाँ ऐसे हेड ऑफिस जो है 20% प्रॉफिट पे सामान भेजा और ऐसे करके सपना देख रहा कि 1 लाख का सामान भेजें, 20,000 रुपया जो उस पर प्रॉफिट तो आइए जाएगा। सपना देख रहा, सपना देख रहा, तुम लोग भी सपना देखो आंख बंद करके, 20,000 का प्रॉफिट तो आ ही जाएगा उस पर। पता चला उधर से जो है 20,000 का गुड्स वापस भेज दिया। ठीक, या मान के चलो 50,000 का सामान जो हेड ऑफिस को वापस भेज दिया ब्रांच, तो 50,000 पे जो 20% प्रॉफिट था कितना, 10,000, उतना का तो सपना टूट गया। सपना क्या हुआ, टूट गया उतना का, क्यों, क्योंकि गुड्स जो 50,000 का रिटर्न कर दिया, सपना टूट गया उतना का। तो देखो इस ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में जो है, जो सपना टूट जाएगा उसको लिखेंगे। डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, वो प्रॉफिट जो अब रियलाइज नहीं होने वाला, यानी कि जो सपना टूट गया। डेबिट साइड में जो सपना टूट गया, और क्रेडिट साइड में जो सपना पूरा हुआ, जो सपना पूरा हुआ वो आएगा क्रेडिट साइड में। या फिर जो सपना हम देख रहे हैं वो भी सपना कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। जो सपना पूरा हुआ, या फिर इसको ऐसे लिख लो, जो सपना देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं। सपना किस चीज़ का, प्रॉफिट का। सपना किस चीज़ का, प्रॉफिट का।
तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या सपना देखे थे भाई। जो ओपनिंग बैलेंस था उस पर कितना सपना देखें, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, कितना का सपना देखे थे भाई ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पे। यहाँ देखो 90,000। गुड्स एंड पे कितना का सपना देखे थे, 6 लाख का। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व पे 90,000 का सपना देखें। ये क्या हमारा लोड है, समझो समझो लोड है ये। उसके बाद बाय गुड्स सेंट, 6 लाख का गुड्स सेंट किए थे। 6 लाख पे कितना 1/4 सपना देख के बैठे हुए हैं। कितना, सॉरी 24 लाख का गुड्स सेंट किए थे, उस पर 1/4 का सपना देखे, यानी कि 6 लाख का। अब गुड्स जो है, जो गुड्स सेंड किए थे ना 1 लाख कितना का, 24 लाख का, उसमें से 1,20,000 का गुड्स क्या हुआ, रिटर्न हो गया, तो उतना का सपना टूटेगा। टू गुड्स सेंट 1,20,000 का 1/4 कितना होगा, 30,000। ठीक, उसके बाद वो सपना टूट गया। फिर क्लोजिंग स्टॉक का सपना टूटेगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इसका सपना टूट गया। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना था, 84,000। देखो जो लोड है उसको हम स्टॉक अकाउंट में नहीं लिख के उसको कहाँ लिख दिए हैं, उसको हम लिख दिए यहाँ पे ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बात। ये जो है गुड्स सेंट अकाउंट को इसमें इधर क्यों लिखे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, क्योंकि ये सपना जो है हमारा देख रहे हैं इतना का प्रॉफिट आएगा। डेबिट साइड में इसको लिखे चूँकि ये सपना हमारा टूट गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा था एबनॉर्मल लॉस, इसका सपना भी टूट गया। जैसे एबनॉर्मल लॉस हुआ 24,000 का, इस पे भी सपना देख के बैठे हुए थे। कितने का सपना देख के बैठे हुए थे, 6,000 का, इसका भी सपना टूट जाएगा। टू एबनॉर्मल लॉस कितना, 6,000। फिर कॉस्ट कहाँ चला जाएगा एबनॉर्मल लॉस का, टू कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कहाँ चला जाएगा, 18,000 पीएनएल में चला जाएगा। अच्छा, नॉर्मल लॉस जो हमारा ये 36,000 का, ये हुआ हमारा क्या, नॉर्मल लॉस। ये सपना का ये तो ओरिजिनल में 36,000 हमारा चला गया। इतना का तो सपना छोड़ ही देना, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो गया ये हमारा। तो इसको जो है यहाँ पे लिख देंगे, टू नॉर्मल लॉस, कहाँ कितना, 36,000। अच्छा, क्या ये नॉर्मल लॉस यहाँ पे आएगा पीएनएल अकाउंट में, यहाँ पे आएगा क्या, ये तो एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नॉर्मल लॉस आएगा क्या, यहाँ पे नॉर्मल लॉस आएगा, नहीं नॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं आएगा। अगर जर्नल एंट्री मारते हो तो कोई एक एंट्री जो है दो जगह ही आ सकता, कोई एक चीज़ दो जगह ही आ सकता। देखो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस आया, दूसरा बार जो है यहाँ पे आ गया। ठीक, 24,000 यहाँ था तो 18,000 यहाँ गया और 6,000 यहाँ गया, मतलब इसका कोटा पूरा हो गया। अब नॉर्मल लॉस यहाँ से 36,000 निकला और 36,000 पूरा का पूरा कहाँ आ गया, ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे आ गया। ठीक तो इसका मतलब अब जो है ये नॉर्मल लॉस तीसरा जगह कहीं पे नहीं जा सकता, क्योंकि हम लोग डबल एंट्री करते हैं। डबल एंट्री में दो जगह ही कोई चीज़ कहीं पे जा सकता है। ठीक, अब कहोगे तो एबनॉर्मल लॉस तो सर यहाँ एडजस्टमेंट में भी आया, फिर यहाँ पे ब्रांच के पीएनएल में भी आया। देखो यहाँ नॉर्मल लॉस जो है, यहाँ एबनॉर्मल लॉस जो ये 24,000 है, 24,000 में 6,000 ही बस इसमें आया, किसमें, ब्रांच के एडजस्टमेंट में। और यहाँ बाकी का 18,000 गया किसमें, ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में। अगर इसका जर्नल एंट्री मारते हो, जर्नल एंट्री क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ ब्रांच का, यहाँ क्या एंट्री मारेगा, एबनॉर्मल लॉस हुआ तो कुछ यहाँ अगर लेजर देख के भी आप लोग जो है पता लगा सकते हो। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्या है, डेबिट, यहाँ देखो ब्रांच एडजस्टमेंट को किया कितना, डेबिट, कितना से, 6,000 से। फिर ब्रांच के पीएनएल को किया डेबिट, कितना से, 24,000 से, जो कॉस्ट है उसका, टू ब्रांच का स्टॉक अकाउंट 30,000। इसीलिए देखो 6,000 चला गया ब्रांच एडजस्टमेंट में और 24,000 चला गया ब्रांच के पीएनएल में, और बाकी 30,000 क्रेडिट हो गया कहाँ, ब्रांच स्टॉक में। उसी तरीक़ा से अगर नॉर्मल लॉस का एंट्री देखोगे, नॉर्मल लॉस कहाँ आया, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम लोग किए थे डेबिट, चूँकि नॉर्मल लॉस स्टॉक अकाउंट से निकल रहा था, तो टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कितना जो भी है हमारा, देखते हैं कितना नॉर्मल लॉस 36,000। तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, 36,000 ब्रांच के एडजस्टमेंट में। इसीलिए तीसरा देखो, तीसरा कुछ कोई और अकाउंट बना क्या, इसीलिए तीसरा कहीं और ये नहीं गया। यहाँ पे 3 एंट्री हुआ था, 3 जगह गया था, इसीलिए हम लोग 3 जगह भेजे।
यहाँ पे कोई 3 जगह नहीं गया है, इसीलिए हम लोग 3 जगह नहीं भेजे हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। बस सारा फिगर अपने अपने जगह पे चला गया। अब देखो यहाँ पे जो बचेगा हमारा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में वो होगा हमारा सरप्लस। देखते हैं सरप्लस कितना आया, 2। सरप्लस हमारा कितना आ गया, बैलेंसिंग फिगर देख लो, बैलेंसिंग फिगर कितना आता है। कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। 1,20,000 प्लस 21,60,000 प्लस 24,000 प्लस 36,000 प्लस 2,88,000 प्लस 48,000। अब इधर वाले को माइनस कर दो, 3,60,000 माइनस 24,00,000। कितना आया ये हमारा सरप्लस, 36,000। ये सपना हमारा साकार हो गया, मतलब इतना काम को सरप्लस हो गया है तो सपना साकार हो गया। उसको कहाँ लिखोगे, इस साइड में, यहाँ यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। जो सपना पूरा हुआ, जो सपना देख रहे हैं और पूरा हो गया, उसको कहाँ पे लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट के यानी कि सपना वाले अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखेंगे, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जो हमारा क्या है, सरप्लस है। कितना का सरप्लस है, 36,000 का। अब इसका जो ब्रांच एडजस्टमेंट में भी सारा फिगर आ गया, इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट या टू ग्रॉस लॉस, अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो। चलो करके देखते हैं क्या आ रहा है। 90,000 प्लस 6,00,000 प्लस 36,000 माइनस करो 30,000 माइनस करो 84,000 माइनस करो इसमें से 6,000 माइनस करो 36,000। ये आ रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 5,70,000। 5,70,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 5,70,000। तो यहाँ से हमारा आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया, 5,52,000। देखो आई होप आप लोग को अब तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। तीनों मेथड से देखो, यहाँ भी नेट प्रॉफिट 5,52,000 है, इस मेथड से भी, और इस मेथड से भी 5,52,000 है, और फिर इस मेथड से भी, फाइनल अकाउंट मेथड से भी 5,52,000 है। मतलब तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो, प्रॉफिट हमेशा सेम ही आने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसको मास्टर सम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लोड का भी एडजस्टमेंट है, इसमें नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का भी एडजस्टमेंट है, और इसको हमने तीनों मेथड से बना के सॉल्व कर दिया। आई होप आज आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना क्वेश्चन का अभी। और इसमें ब्रांच अकाउंट में हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारा। इसमें और भी कॉन्सेप्ट बहुत सारा बचा हुआ है, जैसे अभी हमारा फॉरेन ब्रांच बचा हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन वगैरह बचा हुआ है, फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच बचा हुआ है, फिर ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी में जाने के होलसेलर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बचा हुआ है। वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन बहुत आराम आराम से करेंगे, क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट जो है इससे 8 to 10 मार्क का क्वेश्चन आना कन्फर्म है, इसीलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करो, उसको मैं अगले क्लास में ज़रूर से ज़रूर उसको मैं एड्रेस कर दूंगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।